यूके अब युद्ध की तैयारी कर रहा है और इसकी वजह रूस है। अब ये सिर्फ सैनिकों या हथियारों की बात नहीं रह गई है, ये देश को संघर्ष के लिए तैयार करने की बात है। पर्दे के पीछे शीत युद्ध काल की एक योजना को फिर से सक्रिय किया जा रहा है, आधुनिक युद्ध के लिए अपडेट किया जा रहा है और इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि ब्रिटेन लगातार हमले के दौरान भी काम करता रहे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, नागरिक प्रतिक्रिया और जब सामान्य नियम लागू नहीं रहते तब राज्य कैसे काम करता है शामिल करता है। इसका केंद्र एक दस्तावेज है, गवर्नमेंट वॉर बुक, जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। ये दस्तावेज बताता है कि यूके रूस के खिलाफ नए युद्ध से कैसे निपटेगा। यह सिर्फ सशस्त्र सेनाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को मजबूत करने की रणनीति है। तो चलिए देखते हैं कि ये गुप्त योजना क्या है और ये रूस के खिलाफ युद्ध की बढ़ती तैयारियों में कैसे फिट बैठती है। ब्रिटेन के रक्षा प्रमुख एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन ने अप्रैल 2026 में लंदन डिफेंस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट वॉर बुक को फिर से लागू करने का खुलासा किया था। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या ब्रिटेन पुरानी गवर्नमेंट वॉर बुक फिर शुरू कर रहा है, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह सही है। उन्होंने बताया कि यह कैसा दिखेगा। रक्षा प्रमुख ने कहा, नाटो संघर्ष की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को सैन्य के साथ साथ नागरिक घटक वाला भी मानता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को समझना चाहिए कि पिछले 30 वर्षों में ब्रिटेन की शांति अब खतरे में है। शीत युद्ध में ब्रिटेन को सबसे बड़ा खतरा रूसी आक्रमण या परमाणु युद्ध से था, लेकिन अब समय और खतरे दोनों बदल गए हैं। जैसा कि नाइटन ने समझाया, इसके लिए हमें खुद को शिक्षित करने और जनता को इन खतरों के बारे में समझाने की जरूरत है। साथ ही यह भी बताने की जरूरत है कि वे देश का समर्थन करने और संभवतः सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए क्या कर सकते हैं। यही उद्देश्य नए युद्ध पुस्तक का है, पूरे समाज में मजबूती विकसित करना ताकि ब्रिटेन रूस के साथ किसी नए संघर्ष में जीत हासिल कर सके। नाइटन के अनुसार इसका नया संस्करण शीत युद्ध से मिली सीख पर आधारित है, लेकिन यह आधुनिक समाज और आधुनिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में है। तो इस योजना में क्या शामिल है? खैर, इसे अभी भी तैयार किया जा रहा है और अपने पूर्ववर्तियों की तरह यह भी संभवतः अत्यधिक गोपनीय होगी, लेकिन हम पिछले संस्करणों से इसके ढांचे का अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं। मूल युद्ध पुस्तक प्रथम विश्व युद्ध में आई थी और 20वीं सदी भर बनी रही। शीत युद्ध के समय सबसे बड़ा खतरा सोवियत संघ के हमले को माना जाता था। आज भी बस आक्रामक राष्ट्र का नाम बदला है, बाकी सब वैसा ही है। 2009 में मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार पीटर हेनेसी ने यूके अधिकारियों को योजना के शीत युद्धकालीन संस्करण तक पहुंचने के लिए मना लिया था। हेनेसी या उनके पूरे उपाधि के अनुसार बैरन हेनेसी ऑफ निम्सफील्ड FBA 2001 से लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में समकालीन ब्रिटिश इतिहास के एटली प्रोफेसर रहे हैं। वह यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक क्रॉस बेंच पियर के रूप में भी सेवा देते हैं। सामग्री देखकर हेनेसी हैरान रह गए और उन्होंने BBC के टुडे प्रोग्राम को बताया कि असली हैरानी इसकी व्यापकता और विशालता है। राष्ट्र को शांतिकालीन स्थिति से पूर्ण युद्ध की स्थिति में लाने के लिए 16 अध्याय है। यह एक शानदार प्रयास है। इन 16 अध्यायों में दस्तावेज में सटीक योजनाएं और निर्देश दिए गए हैं कि ब्रिटिश अधिकारी टकराव की तैयारी के दौरान और बम गिरने के बाद कौन कौन से कदम उठाएंगे। यह इन कदमों को विस्तार से कवर करता है, मानते हुए कि इन्हें 7 से 28 दिन की सूचना पर लागू करना पड़ सकता है। योजना के अनुसार देश को 12 क्षेत्र में बांटा जाता, हर क्षेत्र पर मंत्रिमंडल मंत्री का शासन होता और उन्हें व्यापक अधिकार मिलते। उन्हें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, मुख्य कांस्टेबल और न्यायाधीश बंकरों में सहायता देते। अन्य वरिष्ठ अधिकारी कॉट्सवोल्ड्स के नीचे बने सरकारी शरण स्थल में चले जाते। इन सुरक्षित स्थानों से स्थानीय, क्षेत्रीय और केंद्रीय सरकार की नई व्यवस्था लागू होती। संसद खुद को खत्म करने के लिए वोट कर सकती थी और केंद्रीकृत लोकतांत्रिक सरकार की जगह क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त किए जाते। ये मंत्री यूके के अब विकेंद्रीकृत क्षेत्रों में से किसी एक पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे, जिसमें मौत की सजा की मंजूरी भी शामिल थी। युद्ध पुस्तक की जिल्दों और क्यू के अभिलेखागार में मोटरवे बंद करने, खाद्य भंडार तैयार करने और युद्धकालीन प्रसारण व्यवस्थाएं लागू करने संबंधी विस्तृत फाइलें भी हैं। दस्तावेजों में भोजन व्यवस्था,
बुनियादी खाद्य पदार्थों का बड़ा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता और किसानों को अपनी पशुधन को विकिरण से बचाने के लिए दिशा निर्देश भी विस्तार से दिए गए हैं। युद्ध की ओर संक्रमण के लिए व्यापक आपूर्ति, भंडार और सुविधाएं स्थापित की जानी थीं। इसमें आपातकालीन भोजन उपकरण और देश भर के 65 बफर डिपो में रखे बुनियादी खाद्य पदार्थ शामिल थे ताकि बचे लोगों को भोजन मिल सके। अधिकांश यूटिलिटी कंपनियों ने युद्ध के लिए भंडार रखे थे। ब्रिटिश टेलीकॉम या बीटी के पास आपातकालीन डिपो थे जिनमें केबल और पोल का भंडार था जो संचार नेटवर्क फिर से शुरू करने में काम आते थे। कई स्थानीय बीटी एक्सचेंजों में साइट पर स्टोर, खाना और अस्थायी विकिरण रोधी शरण स्थल बनाने के लिए आपातकालीन ईंटें थी। ये यूके भर में स्थापित एक व्यापक और अत्यंत सुदृढ़ संचार ढांचे का हिस्सा है। इस ढांचे में मजबूत सुविधाएं, भूमिगत बंकर, माइक्रोवेव टावर और आपातकालीन नेटवर्क थे जो परमाणु तबाही से प्रभावित शहरों को बाईपास करने के लिए बने थे। योजनाएं इतनी दूर तक गई कि लंदन से स्कॉटलैंड तक कला के खजाने हटाने, अस्पतालों को केवल सबसे गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़कर खाली करने और पूरी तरह से सूचना नियंत्रण यानी सेंसरशिप तक की व्यवस्था की गई थी। वास्तव में जैसा कि पूर्व सिविल सेवक सर डेविड ओमंड जो इस योजना में शामिल थे याद करते हैं, मेरी पसंदीदा व्यवस्था जो हमेशा बहुत बहस का कारण बनती थी वो थी निजी पत्राचार के लिए सेंसरशिप की शुरुआत। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह ऐसी चीज थी जिसे मंत्री इसे बिल्कुल आखिर में ही लिखने के लिए सहमत होते जब यह स्पष्ट हो जाता कि युद्ध अनिवार्य है। हम इस पर लगातार बात कर सकते हैं। युद्ध पुस्तक में विवरण पर दिया गया ध्यान वास्तव में चौंका देने वाला है। बिल्कुल जैसे जैसे युद्ध की प्रकृति और यूनाइटेड किंगडम के सामने आने वाले खतरे वर्षों में बदलते गए, वैसे वैसे युद्ध पुस्तक भी बदलती गई। ओमंड जैसे वरिष्ठ सिविल सेवक हर 2 साल में किताब पर आधारित अभ्यास करते थे जिन्हें रोजाना ब्रीफिंग और राष्ट्रीय तैयारी योजनाओं जैसे भोजन और आश्रयों के लिए निर्माण सामग्री के भंडारण से मजबूती मिलती थी। युद्ध पुस्तक के अनुसार उचित उपायों को बनाए रखने, सुधारने और लागू करने की प्रक्रिया दशकों तक चली। युद्ध पुस्तक में दिए गए उपाय ब्रिटिश जीवन के रोजमर्रा के ताने बाने का हिस्सा बन गए और फिर बस यूं ही सोवियत संघ बिखर गया और ब्रिटेन के लिए मुख्य खतरा लगभग अप्रासंगिक हो गया और इसके साथ ही ब्रिटेन का युद्ध तैयारी पर ध्यान भी चला गया। मुख्य आंकड़े इसकी कहानी बताते हैं। 1950 के दशक में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी का लगभग 3% था। 2020 तक ये लगभग 12% हो गया। इसके विपरीत रक्षा खर्च 1950 के दशक के मध्य में जीडीपी के लगभग 8% से घटकर आज लगभग 2.3% रह गया है। नतीजा, सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो जैसा कि वर्तमान यूके रक्षा सचिव जॉन हीली और उनके पूर्ववर्ती बेन वॉलेस के गढ़े हुए वाक्यांश में कहें तो वर्षों की कम फंडिंग के कारण यूके की सशस्त्र सेनाओं को अंदर से खोखला कर दिया गया है। अपने चरम पर ब्रिटिश साम्राज्य पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, एक ऐसा वर्चस्वशाली साम्राज्य जिसने दुनिया की 1/4 आबादी और 1/4 भूमि क्षेत्र पर शासन किया था। ब्रिटिश नौसेना वैश्विक शक्ति प्रदर्शन का मुख्य साधन थी और 2 सबसे बड़ी नौसेनाओं के संयुक्त आकार से भी बड़ी थी। 1990 में यूनाइटेड किंगडम की नियमित सशस्त्र सेनाओं की कुल संख्या लगभग 3,05,000 से 3,11,000 कर्मियों की थी, न कि 1,50,000। इसके अलावा ये सेना 1980 की सेना के आधे आकार की नहीं थी, जिसकी संख्या लगभग 3,27,000 थी। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट ने पूरी सशस्त्र सेनाओं की संख्या को केवल ब्रिटिश आर्मी की संख्या से भ्रमित कर दिया है, जो 1990 में लगभग 1,52,000 थी। यूके को अब भी दुनिया की 6ठी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति माना जाता है, जो अमेरिका, रूस, चीन, भारत और दक्षिण कोरिया के बाद हैं। उसका परमाणु शस्त्रागार, वैश्विक ठिकानों का नेटवर्क, उन्नत हथियार और स्थायी सॉफ्ट पावर के कारण उसके पतन के बाद भी कम ही शक्तियां मुकाबला कर सकती हैं। फिर भी आंकड़े देखना अच्छा नहीं लगता। 1980 के दशक में सेना के पास 1,000 से अधिक मुख्य युद्धक टैंक थे। आज उसके पास लगभग 200 है, जिनमें से शायद आधे ही चालू हालत में हैं। तुलना के लिए रूस अब तक यूक्रेन में 4,300 से अधिक टैंक खो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रॉयल नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS क्वीन एलिजाबेथ को पुराने और बेकार खिलौने कहकर
तीखी टिप्पणी की। यूके के रक्षा मंत्री ल्यूक पोलार्ड ने ट्रंप के दावे को नकारते हुए कहा, हमारे पास मजबूत रॉयल नेवी है। ट्रंप की बात कुछ हद तक सही है। अक्सर कहा जाता है कि रॉयल नेवी में 40 एडमिरल्स है, जबकि युद्धपोत सिर्फ 13 है। इसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 36 फाइटर जेट्स के लिए बने हैं, लेकिन उपयुक्त विमानों की कमी के कारण 18 से ज्यादा फाइटर जेट्स नहीं ले जा पाए हैं। अब शीत युद्ध के अंत से लेकर 2022 की शुरुआत तक कुछ सीमित हलकों को छोड़कर ब्रिटिश सशस्त्र बलों की कमजोरी औसत ब्रिटिश नागरिक के लिए कोई खास चिंता का विषय नहीं थी। अधिकांश लोग सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सेवाओं पर अधिक खर्च से खुश है, चाहे इसके कारण सेना को संकुचित कहा गया हो। आखिरकार एक कमजोर रूस और इस्लामी जिहादियों से होने वाले आतंकवादी हमलों के खतरे को काफी हद तक नियंत्रित कर लेने के बाद ब्रिटिश सुरक्षा के लिए तात्कालिक खतरे लगभग खत्म हो गए थे। युद्ध पुस्तिकाओं में की गई बारीक योजना को एक तरफ रख दिया गया और उस पर धूल जमने लगी, और युद्धकालीन सहनशीलता विकसित करने का विचार सार्वजनिक और निजी चर्चाओं से लगभग गायब हो गया। सालों तक बड़ी मेहनत से तैयार की गई, बार बार अभ्यास और संशोधित की गई बारीक तैयारियों ने यूके को संघर्ष के लिए सबसे अच्छी तरह तैयार देशों में से एक बना दिया था। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। शांतिपूर्ण समय आ चुका था और ऐसा लग रहा था कि अब ये हमेशा के लिए रहेगा, या कम से कम ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिससे रूसी खतरे की छाया फिर ब्रिटिश द्वीपों पर मंडराई। युद्ध के दौरान यूके निश्चित रूप से यूक्रेन के सबसे सक्रिय सहयोगियों में से एक रहा है। फरवरी 2022 से फरवरी 2026 तक यूके ने यूक्रेन को कम से कम 21.8 अरब पाउंड देने का वादा किया है, जिसकी कीमत लगभग 29.5 अरब डॉलर है। उसमें से लगभग 60% यानी 17.6 अरब डॉलर सीधी सैन्य सहायता रही है, और इसके अलावा हर साल 4.06 अरब डॉलर 2030-31 तक, या जितना समय लगे, देने का वादा किया गया है। यूके ने ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के तहत यूके में 62,000 से अधिक यूक्रेनी कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया है। जून 2025 में युद्ध क्षेत्र प्रौद्योगिकी साझा करने का समझौता हुआ और यूक्रेन ब्रिटेन की कंपनियां मिलकर यूक्रेन के लिए ड्रोन उत्पादन बढ़ा रही हैं। यूक्रेनी कंपनी स्काइटन और यूके की प्रिवेल पार्टनर्स के बीच साझेदारी का उद्देश्य प्रिवेल की यूके स्थित सुविधाओं में स्काइटन के युद्ध परीक्षित बर्ड ड्रोन के उत्पादन को बढ़ाना है। इस बीच यूके यूक्रेन के संयुक्त प्रोजेक्ट ऑक्टोपस के तहत ऑक्टोपस 100 इंटरसेप्टर ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन यूके के मिल्डन हॉल में जनवरी 2026 में नई फैक्ट्री में शुरू हुआ। यूक्रा स्पेक्स सिस्टम्स यूके द्वारा संचालित यह सुविधा हर महीने हजारों ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखती है। जनवरी 2026 में परीक्षण के लिए यूक्रेन भेजे गए पहले ड्रोन की सफल उड़ानों की रिपोर्ट मिली। अब क्या आप हर सैन्य समाचार चैनल पर वही कहानियां और वही घिसा पिटा विश्लेषण देखकर थक चुके हैं? द मिलिट्री शो में हम कहानियों की गहराई से जांच करते हैं और बताते हैं कि वे महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप समझ सके क्या हो रहा है और क्यों। अब जिस तरह से हमने अभी सैन्य भागीदारी के उच्च स्तर को बताया है और यूके द्वारा यूक्रेन को दी गई राजनयिक, वित्तीय और मानवीय सहायता की विशालता का जिक्र भी नहीं किया, ऐसे में यह हैरानी की बात नहीं है कि रूसियों ने इस सब को लेकर काफी नकारात्मक नजरिया अपनाया है। असल में रूस की यूके को लेकर चिंताएं अब सीधे सीधे वहम में बदलती दिख रही हैं। जून 2025 में यूक्रेन के साहसी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद रूस के यूके में राजदूत आंद्रेई केलिन ने यूके पर रूसी रणनीतिक हवाई अड्डों पर बहुमोर्चीय हमले के आयोजन में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने स्काई न्यूज से कहा कि इस ऑपरेशन की सफलता के लिए उच्च तकनीकी भूस्थानिक डेटा चाहिए था, जो सिर्फ अमेरिका और यूके के पास है। उन्होंने कहा, अमेरिका ने इसमें शामिल होने से इनकार किया, लेकिन यूके ने नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लंदन कितना शामिल है, ब्रिटिश सैनिक यूक्रेन के साथ सहयोग में कितनी गहराई से शामिल है। कुछ महीनों बाद रूस की SVR एजेंसी ने दावा किया कि यूके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध भड़काने वाला है और ट्रंप की शांति वार्ता की कोशिशों को कमजोर कर रहा है। अब वक्त है उन्हें बेनकाब करने का और एल्बियन व उसकी एलिट्स को सख्त संदेश देने का।
तुम सफल नहीं होगे, उन्होंने धमकी दी। रूस की इस बढ़ती आक्रामक बयानबाजी के साथ साथ पूरे यूरोप और यूके में रूसी ग्रे जोन या हाइब्रिड युद्ध जैसी कार्रवाइयों की खबरें भी बढ़ रही है। इनमें साइबर हमले, आर्थिक दबाव, गलत सूचना अभियान, ड्रोन घुसपैठ, तोड़फोड़ और बुनियादी ढांचे में बाधा शामिल हैं। यूके ने रूस पर गुप्त पनडुब्बी ऑपरेशन का आरोप लगाया, जिससे उसकी समुद्री केबल्स और पाइप्स को खतरा हुआ। ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हिली के मुताबिक यह ऑपरेशन 1 महीने से ज्यादा चला, लेकिन अंत में कोई केबल आखिरकार क्षतिग्रस्त नहीं हुई। हालांकि सहयोगियों के साथ मिलकर यूके ने 3 रूसी पनडुब्बियों की तैनाती के हर मील पर नजर रखी थी, जिसमें एक अकुला क्लास और GUGI यानी देहरे समुद्र अनुसंधान के मुख्य निदेशालय की 2 निगरानी पनडुब्बियां शामिल थीं। रूस के ओलेन्या बंदरगाह से 3 जहाजों के निकलने की एक सैटेलाइट तस्वीर के अलावा, जो कथित तौर पर ब्रिटिश जल क्षेत्र की ओर जा रहे थे, इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। रूस ने इस दावे को न तो विश्वास करने योग्य और न ही सत्यापित करने योग्य बताते हुए खारिज कर दिया, जो कि जाहिर तौर पर इसका असली मकसद भी है। अगर इसे अलग देखें तो उनकी बात ठीक है, लेकिन ये अकेली घटना नहीं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर रूसी तोड़फोड़, साइबर हमले, ड्रोन घुसपैठ और ऐसे हाइब्रिड युद्ध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों यूरोप और ब्रिटेन के बढ़ती संख्या में अधिकारी खुद को यह मानने के लिए मना चुके हैं कि जैसे ही रूस यूक्रेन में अपना काम पूरा कर लेगा, वह अपनी आक्रामक मंशा नेटो की ओर मोड़ देगा। और जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध आगे बढ़ा है, वैसे वैसे ये चेतावनियां और भी अधिक बार और ज्यादा कड़े रूप में सामने आई हैं। जनरल सर राउली वॉकर, ब्रिटिश सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख, ने मई 2025 में चेताया था कि नाटो के लिए खतरा वास्तविक है और भविष्य की रूसी आक्रामकता के लिए तैयारी करने का समय कम है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के नवनियुक्त प्रमुख ब्लेज मैट्रोवेली ने दिसंबर 2025 के अपने पहले सार्वजनिक भाषण में रूस को आक्रामक, विस्तारवादी और संशोधनवादी बताया, कहते हुए कि पुतिन यूक्रेन को अधीन और नाटो को परेशान करना चाहते हैं। 19 ने दिसंबर 2025 में कहा था कि स्थिति उनके करियर में अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने बढ़ती अनिश्चितता और खतरे के बीच रक्षा के लिए पूरे समाज की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया और रूस द्वारा किसी नाटो देश पर आक्रमण की बढ़ती संभावना को उजागर किया। अब युद्ध पुस्तिका का पुनर्जीवन उस आह्वान को हकीकत में बदल देता है। यूके ने सशस्त्र सेनाओं में बड़े बदलाव कर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने के अहम कदम उठाए हैं और रक्षा खर्च भी बढ़ाया है। जाकिर स्टारमर की सरकार ने 2027 तक GDP का 2.7% रक्षा खर्च करने का वादा किया है, जो कुल मिलाकर लगभग 270 अरब पाउंड या 365 अरब डॉलर होगा। इसके बाद अगले संसदीय कार्यकाल में यह बढ़कर 3% हो जाएगा और 2035 तक 3.5% तक पहुंच जाएगा। एक नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का अनावरण किया गया है, जिसमें रूस को यूके के मुख्य खतरे के रूप में दर्शाया गया है और एक महत्वपूर्ण 10 वर्षीय रक्षा निवेश योजना का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सैन्य मोर्चे पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। युद्ध के लिए सिर्फ सेना नहीं, बल्कि पूरा देश, सरकार, व्यापार और आम लोग भी तैयार रहे। अगर यूके सेना खुद मानती है कि वह युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो ब्रिटिश समाज भी अप्रस्तुत है। इसी कारण नई युद्ध पुस्तिका महत्वपूर्ण कदम है। यह रुख में एक बुनियादी बदलाव का संकेत देता है, रक्षा से लचीलापन की ओर। इस फर्क के दूरगामी प्रभाव है। रक्षा का मतलब है खतरे रोकना, जबकि लचीलापन ये मानता है कि कुछ खतरे आएंगे और उनका असर सहते हुए उनसे उभरने पर जोर देता है। शीत युद्ध के दौर की युद्ध संबंधी किताबों में 2 मुख्य खतरों पर विचार किया गया था, परमाणु युद्ध और रूसी सेनाओं द्वारा ब्रिटेन पर वास्तविक आक्रमण। इसलिए लचीलापन बढ़ाने के उपाय इन्हीं खतरों पर आधारित थे। आज की युद्ध संबंधी किताब को पूरी तरह से नई तरह के खतरों का मुकाबला करना होगा, जिनमें साइबर युद्ध, समुद्र के नीचे संचार केबलों को काटना और लंबी दूरी के ड्रोन व मिसाइल झुंडों द्वारा हमले शामिल हैं। 19 के अनुसार पावर स्टेशन और जल आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना की सुरक्षा नए दृष्टिकोण का केंद्र होगी। उन्होंने कहा, जल, बिजली या परिवहन अवसंरचना के नवीनीकरण पर विचार करते समय हमें सिर्फ
मिश्रित खतरे ही नहीं बल्कि ऐसे प्रतिद्वंद्वी की कार्रवाई के खतरे पर भी विचार करना चाहिए जो खुले युद्ध की सीमा से आगे हो। उन्होंने कहा कि हमें खुद को शिक्षित करना, जनता को खतरों के बारे में समझाना और यह बताना जरूरी है कि वे देश व सशस्त्र बलों का समर्थन कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम उनकी यह बात है कि लचीलापन विकसित करने में अलग विकल्प और प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। इस बयान से पता चलता है कि यूके में लचीलापन लाने के लिए कुछ बुनियादी बदलाव जरूरी हैं, जिन्हें स्वीकारना कई लोगों के लिए कठिन हो सकता है। देखना होगा कि नई युद्ध पुस्तक अपने पूर्ववर्तियों जितनी व्यापक है या नहीं। शायद एआई और आधुनिक तकनीकें उस प्रक्रिया को सरल बना सकती हैं जो पहले समय लेने वाली और महंगी थी। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही नई योजना घरेलू उत्पादन क्षमता, विशेषकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में बढ़ा सकती है। जैसे पिछले युद्ध पुस्तकों में था, वैसे ही उद्योग और सरकार में अधिक समन्वय चाहिए। और अधिक विवादास्पद बात यह है कि रिजर्व और लामबंदी ढांचे को लगभग निश्चित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता होगी। अनिवार्य सैन्य सेवा पर विचार किया जा सकता है और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता होगी। इन सब के साथ सूचना नियंत्रण और सेंसरशिप में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रूस में जब मॉस्को ने टेलीग्राम ऐप ब्लॉक किया तो जनता में आक्रोश फैल गया। युद्ध के समय भी ऐसे कदम आमतौर पर लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मानसिक है। वॉर बुक को फिर से लागू करके यूनाइटेड किंगडम सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा, यह 21वीं सदी में सुरक्षा का अर्थ फिर से परिभाषित कर रहा है। सिर्फ यूनाइटेड किंगडम ही नहीं, अन्य देश भी इस नए वैश्विक खतरे के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी ने नागरिकों को भोजन, पानी, दवाइयों का भंडारण करने की सलाह देते हुए आपातकालीन गाइड जारी की है। फ्रांस 30 पेज का नया नागरिक रक्षा मैनुअल जारी कर रहा है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि यह खास तौर पर युद्ध से जुड़ा नहीं है। जर्मनी ने अपनी आपातकालीन तैयारी सिफारिशें अपडेट कर लोगों को 10 दिन का जरूरी सामान जमा करने की सलाह दी है। पोलैंड ने सीमा पर अवरोधक लगाए और स्कूलों में हथियार प्रशिक्षण शुरू किया। लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे देश बड़े पैमाने पर सैन्य और चिकित्सा आपातकालीन अभ्यास कर रहे हैं, अस्पतालों को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्री का भंडारण कर रहे हैं। कुछ ही देश यूके जैसी वॉर बुक तक गए हैं, लेकिन पूरे यूरोप में रक्षा नीतियों में बदलाव दिख रहा है। अब युद्ध को घटना नहीं बल्कि एक स्थिति माना जा रहा है। फ्रंटलाइन कोई जगह नहीं बल्कि एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ सैनिक नहीं पूरा समाज भाग लेता है। और ये सब बदल जाता है क्योंकि जब कोई देश इस तरह सोच बदलता है तो वह आसानी से पीछे नहीं जाता। अगर आप यूके के बड़े शहर में रहते हैं और रूस से युद्ध की आशंका से घबरा रहे हैं तो ऐसा न करें। युद्ध की तैयारी का मतलब ये नहीं कि युद्ध होने ही वाला है। जैसा कि लैटिन कहावत है, सीविस पार्सेम पारा बेलुम। अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। यूके और अन्य यूरोपीय देश रक्षा को लेकर गंभीर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे तुरंत युद्ध की उम्मीद कर रहे हैं। इस समय जितने सबूत रूस के हमले की चेतावनियों के पीछे मुनाफेदार रक्षा सौदों की प्रेरणा दिखाते हैं, उतने ही रूस की असली मंशा के भी है। युद्ध आसन्न हो सकता है या हो भी नहीं सकता। लचीलापन बढ़ाने के कदम, जैसे युद्ध पुस्तिका फिर निकालना, दिखाते हैं कि अब यूके शांति को स्थिर या भरोसेमंद नहीं मानता। दुनिया में बढ़ते तनाव और सैन्य झड़पों को देखकर इसका उल्टा सोचना मूर्खता होगी। जब कोई राष्ट्र, खासकर यूके जैसा शक्तिशाली देश, स्थिरता को स्वाभाविक मानना बंद कर देता है तो उसका व्यवहार बदलता है। वो व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर लचीलापन बनाना शुरू कर देता है। युद्ध पुस्तक की वापसी दिखाती है कि यूके दशकों की सैन्य निष्क्रियता से मजबूती से उभर रहा है। इसमें आश्चर्य नहीं कि रूसी इतने घबराए हुए हैं। अब जाने यूके की रक्षा सेनाओं में लचीलापन कैसे बनाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।